तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। ये देखिए, इस बुक की लास्ट वीडियो है आपकी जो केमिस्ट्री है। इसे भी मैं ले रहा हूं क्योंकि थ्योरेटिकल है और इसी के साथ आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये बहुत खुशी की बात है। आप बहुत परेशान थे, सर केमिस्ट्री नहीं हो रही, केमिस्ट्री क्लास नहीं हो पाएगी। ये खत्म हो जाएगी इसी के साथ। आप आज का सेपरेशन टेक्निक की क्लास है। सेपरेशन में आपको इससे पहली क्लास में बता चुका था क्या हो गया। आज की जो टॉपिक है क्रोमैटोग्राफी। आप थोड़ा सा कहाँ जाओ, अपने मोबाइल में जाओ और मोबाइल में आपने एक चीज देखी होगी जिसे क्या बोलते हैं, गूगल क्रोम। याद है? उस क्रोम की खास बात क्या है, जब आप देखते हो तो गोल होता है, रंग बिरंगा होता है। तो भैया क्रोम वर्ड का मतलब ही क्या होता है, कलर्ड एक तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, क्रोमैटोग्राफी इज मेड अप ऑफ ग्रीक क्रोमा। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर एंड ग्राफ्स। ग्राफ्स का मतलब राइटिंग भी होता है। तो जो कलरफुल तरीके से लिखा हुआ हो या कलर्ड हो उसे क्या बोलते हैं, क्रोम। क्रोमा सुना है ना आपने, क्रोम देखा है ना, गूगल क्रोम। ऐसा गोल गोल ही होता है जैसे फिजिक्स गुरु लिखा हुआ है। ठीक, पहले मैं आपको इसके बारे में सारी चीजें बता दूं, आपको तभी चीजें समझ में आएगी क्या है। इट इज यूज फॉर ए सेपरेटिंग। सेपरेटिंग का मतलब क्या होता है, अलग करना। ये अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है क्या, मल्टी मिक्सचर कंपोनेंट इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। यानी कि बहुत सारा एक मिक्सचर है, वो किस किस चीज से बना। जैसे सब्जी ले लो, सब्जी में आलू हल्दी मिर्च डली हुई है, तो वो एक मिक्सचर बन के सब्जी बन गई। तो वो किस किस चीज से बना, उन्हें अलग करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, क्रोमैटोग्राफी। सब्जी का एग्जांपल दिया है, कभी सब्जी में ही क्रोमैटोग्राफी घुसेड़ दो। अब यहाँ देखो, इट इज नॉट वेरी ओल्ड टेक्निक। यहाँ तो लिखा हुआ इट इज नॉट वेरी ओल्ड, यह ओल्ड नहीं है, लेकिन वास्तव में पुरानी है, लेकिन ज्यादा पुरानी नहीं है, 19वीं शताब्दी की है। देखो लिखा हुआ भी होगा, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्प्टी स्वीट इन 1906। देखो 1906 में यो एम्प्टी स्वीट नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि 1906 भी पुराना है, लेकिन ज्यादा पुराना नहीं है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, ज्यादा पुरानी टेक्निक नहीं है। फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड पिगमेंट, इन्होंने क्या किया था भैया, इन्होंने इससे पहली बार आपका क्लोरोफिल सुना है, पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पत्तियों से क्लोरोफिल हरा कलर निकाल के दिखाया था इन्होंने, किसका यूज करके, क्रोमैटोग्राफी का। ठीक, लिखा हुआ है फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ज़ैंथोफिल फ्रॉम लीफ। लीफ से द टर्म क्रोमैटोग्राफी इज मेड अप ऑफ ग्रीक क्रोमा कलर्ड एंड ग्राफ। इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज है नहीं, बेसिक है बिल्कुल। अब यहाँ देखने की कोशिश करो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। हालांकि इतना लिख दोगे तो भी बिल्कुल सेट है, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको परिभाषा बता सकता हूँ। क्रोमैटोग्राफी में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन की जगह इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो बच्चा पार्टी, इंट्रोडक्शन। क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड फॉर एनालिटिकल टेक्निक। आपकी बुक का नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक, इट इज यूज्ड फॉर एनालिटिकल टेक्निक एंड फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी कि आपके ऑर्गेनिक आप जानते हो कार्बन वाले, और इनऑर्गेनिक विदाउट कार्बन वाले। ठीक है ना, समझ रहे नहीं समझ रहे, चल समझ रहे हो है, नहीं समझ रहे सर, नहीं समझ रहे तो समझ जाओगे, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं पता तो आप बेटा बड़ी समस्या में हो। ठीक, जाओ और 12th वाले टीचर से लड़ने लगो, सर आपने 11th 12th में हमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाया। ठीक, क्या, फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी कि दोनों, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक है, उनके प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन में हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि तरीका है सेपरेशन करने का, किसका, मिक्सचर का, ऑफ कंपाउंड इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट। मैंने क्या बताया था, ये ऊपर ही बता दिया था कि मल्टी मिक्सचर है, उसे अपने कंपोनेंट में तोड़ना, जैसे सब्जी है। इस लाइन का मतलब यही है, थ्रू इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस। यानी कि दो फेज होते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, साम्य अवस्था में मिक्सचर गुजारते हैं और वो मिक्सचर अलग होता चला जाता है। नेक्स्ट, दिस टेक्निक नेगेटिव इज बेस्ड ऑन द difference in the rate at which
द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मूव थ्रू ए पोरस मीडियम, यानी कि टेक्निक उस पर बेस्ड है जिसमें से हम मिक्सचर को पोरस मीडियम, या आपने फिजिक्स में पोरस प्लग पढ़ा है, छोटे छोटे सरंध्र बिंदु होते हैं, छेद होते हैं एक में, इस पेज को लो, इसमें छोटे 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 छेद कर लो, क्या बन जाएगा? पोरस प्लग बन जाएगा। तो ऐसे ही पोरस मीडियम से पास करते हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, ये जो टेक्निक है निम्न स्टेप रखती है। पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द स्टेशनरी फेज, यानी कि पहला फेज स्टेशनरी फेज है, उसमें क्या करोगे? एब्जॉर्ब कराओगे ठीक है जो भी सब्सटेंस है। ठीक, फिर क्या करोगे? सेपरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब सब्सटेंस बाय मोबाइल फेज। मोबाइल क्या होता है बेटा? मोबाइल वैंस जो चलता रहता है, तो ये चलने वाला फेज होता है। इसमें क्या करते हो? एब्जॉर्ब जो सब्सटेंस है उसे अलग अलग करना चालू करते हैं, जो भी उसमें अलग अलग, क्यों सारी चीजें, अब जैसे है समझो ये रेत और पानी का मिक्सचर है, रेत और पानी का मिक्सचर है, मैं स्पंज लाया, मैंने स्पंज रख के सोख लिया, तो स्पंज या रेत को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं, पानी को कर पाएगा। तो यही तो मतलब है इसका। ठीक, फिर क्या? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, मतलब अरे यार किसी भी चीज को जो कोई बॉडी एब्जॉर्ब करती है, किसी चीज को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, किसी को कम एब्जॉर्ब करती है। जैसे कुछ आप में से होंगे वे बियर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर जाते होंगे, पानी एब्जॉर्ब नहीं होता होगा, और हम सिवाल भैया हमसे पानी एब्जॉर्ब हो पाता है। तो हर एक की एक अलग अलग कहानी है। तो यही तो कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एब्जॉर्प्शन करेगा जो भी आपने फेज 1 में एब्जॉर्ब कराया है। हमें पता चलता रहेगा कोई कहीं ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई कहीं कम एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक, रिकवरी ऑफ द सेपरेटेड सब्सटेंस बाय द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सब्सटेंस। और हम क्या करते हैं? उसमें अपना सब्सटेंस डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो जो जहां एब्जॉर्ब होना वहां एब्जॉर्ब होता रहेगा, और बाद में उसे निकाल के क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। इतनी सी बात थी। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं फिर हम। चलिए आगे चलते हैं। देखो हमने क्रोमैटोग्राफी पढ़ा था, मार्कर कहाँ, ये रहा। क्रोमैटोग्राफी के बारे में डिस्कशन किया था। अब इसके क्या है? क्लासिफिकेशन कह लो या टाइप्स कह लो। कितने टाइप है? मेनली 9 टाइप है। ये रे 9 टाइप के नाम लिखे हुए हैं। पहला है कोलम और एब्जॉर्प्शन क्रोम, इसे सीसी और एसी भी बोलते हैं। सीसी कोलम क्रोमेटोग्राफी, और एसी का मतलब एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये फुल लिखना है पीसी। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है, कभी से समझो निक जोनस की प्रियंका चोपड़ा। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन का मतलब होता है बारीक। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड के बाद सॉलिड आ गया। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिटेशन क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब जो एक कोलम और एब्जॉर्प्शन है, किस किस के बीच लगते हैं भैया? आपने 2 फेज पढ़े थे, मैंने बताई थी 2 फेज होते हैं, एक तो स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। इससे पहले थोड़ी देर पहले किस किस के बीच का स्टेशनरी फेज जो रुका हुआ है वो तो सॉलिड होगा, और चलाता हुआ लिक्विड होगा। जब हम इसकी बात करते हैं इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड हो जाएगा, ये वाला लिक्विड रहेगा ही रहेगा। थिन लेयर की बात करें तो सॉलिड लिक्विड जो कॉलम लेयर में होता था। गैस लिक्विड की करें लिक्विड गैस हो जाएगा, और गैस सॉलिड की करें तो सॉलिड गैस हो जाएगा। देखो गैस लिक्विड की कर रहे हैं तो लिक्विड गैस हो गया, गैस सॉलिड की कर रहे हैं तो सॉलिड गैस हो गया। आयन एक्सचेंज की करें तो सॉलिड और लिक्विड, चलिए समझ गए। जेल की करें तो सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड की करें लिक्विड लिक्विड, इसके तो नाम में लिक्विड लिक्विड है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोम करें तो सॉलिड लिक्विड। अब मैं तुम्हें बताऊं, ऑब्जेक्टिव वालों ये पूछ सकता है, ये आपको याद रखने का तरीका सिंपल सा बता रहा हूं। जब गैस और सॉलिड की बात करी, किसकी? गैस और सॉलिड की, तो सॉलिड गैस हो गया। गैस लिक्विड की करी लिक्विड गैस हो गया। लिक्विड लिक्विड की करी तो लिक्विड हो गया। इनमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम जेल की बात कर रहे हैं, जेल आप हो जाओ उसमें जो बालों में लगाते हैं बेटा, उसमें सॉलिड पना भी होता है, लिक्विड भी होता है। तो ये क्या होगी? स्टेशनरी जो स्टेट है इसकी जेल की, सॉलिड और वैसे लिक्विड होगी। कोलम एब्जॉर्प्शन,
भैया कॉलम लगा के कुछ एब्जॉर्ब कराना है और कुछ बाहर टकराना है, तो जो टकरा कर रुक गया वो तो सॉलिड, और जो एब्जॉर्ब होकर आगे चलता रहा वो लिक्विड। तो इस तरीके से कोई भी लॉजिक बनाओ, इन्हें याद रखो। सर इनके अंदर क्या क्या होता है वो हमें एक बार बता दो। अभी मैं आपको बता क्या देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, पर उससे पहले मुझे इसे रफ करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले पोर्शन का ले लिया, वो अभी पढ़ेंगे हम वो वाला पोर्शन, पर पहले मुझे इसके बारे में आपको कुछ दिखा देना है। सर कैसे दिखाओगे बेटा, थोड़ा सा स्किल्स लगाएंगे एडिटिंग का, ठीक है। चलिए ये मैंने क्या किया, रफ किया। आपको मैं समझा देता हूँ ये है क्या, क्योंकि आपको लिखना हो इनके अंदर तो आप लिख सकते हो। देखो जैसे मैं आपसे डिस्कशन करूं, ये आपका पहले स्क्रीन पे आ गया, क्या लिखा हुआ है, कॉलम एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, कॉलम एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ए लिक्विड मोबाइल फेज इज अलाउड। मोबाइल फेज कैसा था, उसमें लिक्विड, और स्टेशनरी फेज सॉलिड था। टू पास थ्रू ए सॉलिड स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज से लिक्विड फेज क्या करेंगे, पास करेंगे। इन वर्टिकल, वर्टिकल ग्लास कॉलम में वर्टिकल कैसे होते हैं, ऐसे, उनमें मैंने बताया था ना ऐसे पास कराएंगे, ठीक। द स्टेशनरी फेज कंप्लीट्स फॉर द सोल्यूट बाय एब्जॉर्प्शन एंड द लिक्विड फेज कंप्लीट फॉर द सोल्यूट बाय डिसोल्यूशन। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। चलो पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसे पीपीसी बोलते हैं। देखो दिस इज लाइक एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, वो भी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की तरह होती है, एक्सेप्ट दैट, किसे छोड़कर, क्या, क्रोमेटोग्राफी फिल्टर पेपर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पैक्ड कॉलम। उसमें पैक्ड कॉलम यूज कर रहे थे, इसमें क्या यूज करोगे, फिल्टर पेपर। नाम ही क्या है, पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। बोथ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज आर लिक्विड, इनमें दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। चलिए नेक्स्ट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इन दिस द स्टेशनरी फेज इज फाइनली डिवाइड adsorbent solid is spread over a glass plate and the mobile phase is liquid। इसमें मोबाइल फेज तो लिक्विड हो गया, इसमें क्या कह रहा है, जो स्टेशनरी फेज है उसे भैया बीच में एक लेयर लगा के क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। समझ गए, बेसिक ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टाइप सेपरेशन इज डन by partition between a mobile gas phase and the stationary liquid phase packed in a column। मतलब जो दोनों फेज है उनके बीच क्या करेंगे, गैस से पार्टीशन बना देंगे, जैसे पेपर से बना देते हैं, इसमें किससे बना दोगे, गैस से। नेक्स्ट, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। हेयर पार्टीशन अकर्स बिटवीन मोबाइल गैस एंड स्टेशनरी सॉलिड फेज पैक्ड इन ए कॉलम। इसमें किसके बीच, गैस के और सॉलिड के बीच पार्टीशन बनता है। जो गैस लिक्विड था उसमें गैस के और लिक्विड फेज के बीच, नाम में सुन लो गैस लिक्विड, तो गैस और लिक्विड के बीच पार्टीशन बना दो। गैस सॉलिड, गैस और सॉलिड के बीच पार्टीशन बना दो, बेसिक सी चीज है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इन आयन एक्सचेंज रेजिन कंसिस्ट ऑफ beads of high polymerized cross-linked organic material containing large number of acidic and basic। इसमें जो फेज होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका या तो एसिडिक मीडियम हाई हो या बेसिक मीडियम हाई हो, या दोनों का मिक्सचर करके भी डाल सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल भी दिए जो है, जियोलाइट्स, क्या है, जाओ गूगल पे जियोलाइट सर्च करो, या मैं आपको दिखाऊं जियोलाइट कैसा होता है ये, ठीक। चलिए मोबाइल फेज इज लिक्विड, इसमें क्या है, मोबाइल फेज भी लिक्विड है, और कमाल की चीज है, इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटी का प्रयोग वाटर प्योरिफिकेशन में भी किया जाता है। नेक्स्ट, जेल परमिटेशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक। इन सच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज ए मोबाइल जेल, स्टेशनरी फेज मोबाइल जेल हो गया, एंड सेपरेशन अकर्स अकॉर्डिंग द साइज ऑफ मोलिक्यूल, इट इज आल्सो नोन एज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। सर ये तो पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, तो हम भी पढ़ लेंगे बेटा, इस यूनिट में कुछ है ही नहीं समझाने लायक मेनली चीज, इनमें है ये समझाने वाली चीजें हैं, मैं इन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में इनमें डिटेल्ड कुछ है ही नहीं, बस थोड़ी थोड़ी दो चार चार लाइनें, डिटेल में घुस गया तो भैया एक ही मेथड को हम बहुत अलग तरीके से समझेंगे डिटेल में, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसमें हमें समय वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टाइप बोथ द फेजेस आर लिक्विड, सो आल्सो टर्म एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। दोनों फेज का लिक्विड, तो उनके बीच पार्टीशन लगता है, जिस वजह से इसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी
भी बोलते हैं। द लिक्विड यूज्ड एज ए स्टेशनरी फेज इन इनसोल्यूबल इन द लिक्विड यूज्ड एज द मोबाइल फेज। दोनों इनसोल्यूबल होते हैं, एक दूसरे में कभी सोल्यूबल मान लो। ठीक है, नेक्स्ट हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। दिस इज ए न्यूअर टेक्निक, जो बिल्कुल नहीं है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। विच मेक्स यूज ऑफ ऑल द अबव प्रिंसिपल एंड परमिट्स वेरी रैपिड सेपरेशन। जो सारे प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतों को यूज करके बहुत जल्दी सेपरेशन दे देती है। तो इसमें आप बेसिक चीज भी सारी क्रिस्टल क्लियर होगी होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं, इफिशियंसी पढ़ते हैं। किसकी इफिशियंसी पढ़ते हैं बेटा? क्रोमेटोग्राफी की। इफिशियंसी ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इफिशियंसी मैंने आपको बताया था दक्षता। द इफिशियंसी term in chromatography refers to the length of column in which analyte equilibrates in two phases। यानी कि आपने दो फेजेस में डाला है गुजारा किसी से, तो उसमें कितनी हाइट होती है, उसकी कितनी लेंथ होती है, उस पर इफिशियंसी डिपेंड करती है। कितनी हैंड उसमें कॉलम में। यार कोई चीज जब किसी को एब्जॉर्ब करेगी, स्पंज है, थोड़ा पानी भरोगे तो थोड़े पानी तक पहुंचे, ज्यादा सोखोगे तो स्पंज ऊपर तक खींच लेगा पानी। तो उसी बात को बताना चाह रहा है। द मोर इफिशियंट द कॉलम इज द स्मॉलर द हाइट ऑफ द प्लेट विल बी। यानी कि जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी ही कम उसकी हाइट होगी। और क्या कह रहा है? द मोर इफिशियंट द कॉलम इज द स्मॉलर हाइट, यानी कि जितना ज्यादा वो दक्ष होगा हाइट उतनी ही कम होगी। द मोर इक्विलिब्रेशंस विल अकर इन द लेंथ ऑफ टू कॉलम। ठीक है, इफिशियंसी हैज नो यूनिट। भैया ऊपर नीचे दोनों सेम ही चीज आती हैं, तो वैल्यू से वैल्यू कट जाती है, तो इसकी कोई भी मतलब यूनिट नहीं होती। ऊपर भी मान लो केजी और नीचे भी केजी, तो केजी से केजी कट के बस एक नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है? मेजर्ड इन फ्रैक्शन और परसेंटेज। तो या तो ये फ्रैक्शन में मेजर होगी या परसेंटेज में। सर मेजर कैसे करोगे? ये लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ इफिशियंसी इन क्रोमेटोग्राफी। द पैरामीटर फॉर मेजरिंग इफिशियंसी इज द हाइट इक्विवेलेंट टू ए थ्योरेटिकल प्लेट। इस प्लेट को HTP या P प्लेट भी बोल देते हैं। ठीक है, विच इज L अपॉन N। तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी बेटा? L अपॉन N। L क्या है? लेंथ ऑफ द कॉलम, और N क्या है? इफिशियंसी। समझ गए? चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। और इफिशियंसी ऑफ द क्रोम सेपरेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। हम इसकी इफिशियंसी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सारे पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, पॉइंट को देख लो। पहला पॉइंट क्या है? इंक्रीजिंग कॉलम लेंथ, कॉलम की लेंथ बढ़ा दो। इंक्रीजिंग प्लेट नंबर, प्लेट का नंबर बढ़ा दो। वो जो एन था बेटा इफिशियंसी नहीं था, मैम ने गलत लिख दिया जल्दी जल्दी में, मैंने नहीं लिखा, और नंबर था कितनी प्लेट इस्तेमाल करी और उसमें कितनी लेंथ है। दूसरा डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल उसमें से गुजर रहे हैं उनका साइज घटा दो। रिड्यूसिंग पीक टेलिंग, जो ऊंचाई है वो घटा दो। इंक्रीजिंग टेम्परेचर घटा दो, बढ़ा दो सॉरी। रिड्यूसिंग सिस्टम एक्स्ट्रा, जो उसमें एक्स्ट्रा चीजें यूज की गई है बीच में पार्टीशन वगैरह, वे हटा दो। कॉलम वॉल्यूम, जो कॉलम इस्तेमाल करें उनका टोटल वॉल्यूम कम कर दो। तो ये सब करके आप उसकी इफिशियंसी भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर हमारी आज केमिस्ट्री खत्म हो रही है। बोल सियापत रामचंद्र की जय। अब हम किस पे फोकस करेंगे? एक तो आपकी ये चलेगी मैकेनिक्स, आज से स्टार्ट हो जाएगी बच्चा, कृष्णा पब्लिकेशन की मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे। BSc 4th सेम का मैथमेटिक्स का पार्ट बी। मैकेनिक्स है, फिजिक्स वाली मैकेनिक्स नहीं है, ये मैथ्स वाली मैकेनिक्स है। आज से इसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। आज पहले चैप्टर खत्म कर लेंगे। टोटल कितने चैप्टर्स हैं इसमें? टोटल इसमें 12 चैप्टर है, तो कोशिश करेंगे 20 दिन में इस बुक को हम क्या करें? खत्म कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।